एक आदमी था जिसने मैनेजमेंट की पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से की थी और वो पढ़ाई करने के बाद अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन उसके पूरे परिवार तो छोड़ो, उसके दूर रिश्तेदारों में भी किसी ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। तो वो उसके लिए एक तरफ से रिस्की था, लेकिन फिर भी उसने वो रिस्क उठाया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन बिजनेस कुछ समय तक तो अच्छा चला, लेकिन वो किसी एक लेवल पे जाके वहां पर स्टक हो गया और उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और वो चाहते थे कि उसका बिजनेस एक कॉर्पोरेट लेवल पे पहुंचा, उसको कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंचाए और तो और फिर उसको कॉर्पोरेट लेवल से आगे के लिए स्टैंड करें। उसके लिए उन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी सेमिनार में गए, काफ़ी वर्कशॉप अटेंड करी, लेकिन फिर भी उनके जो सवाल थे उनका जवाब वहाँ पे उनको कहीं भी नहीं मिला। इन सभी चीज़ों से परेशान होने के बाद उनके सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिल पा रहे थे कि कैसे उस अपने कॉर्पोरेट लेवल तक लेके जाए और फिर उसको आगे कैसे एक्सटेंड करे। तो काफ़ी चीज़ें बुक्स पढ़ते उनकी नज़र द किंग मेकर बुक अर्थशास्त्र चाणक्य पे पड़ी। तो उन्होंने वो बुक्स लिया और उन्होंने उस बुक्स को पढ़ा, लेकिन उस बुक से उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने दोबारा 2 बार 3 बार कई बार उस बुक्स को पढ़ा, लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि उनको लिखने वाले जो अर्थशास्त्र चाणक्य लिखने वाले जो राइटर हैं, उन्होंने जानबूझ के इस अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक्स को जटिल बना दिया जिससे कि लोग आसानी से नहीं समझ पाए। फिर उनके मन में काफी सवाल थे जो कि वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन एक बार वो तीर्थ धाम की यात्रा पे जा रहे थे, तो वहां पे तीर्थ धाम की यात्रा पे जाते जाते भी उनके मन में एक ही चीज आ रही थी कि उस अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक्स को कैसे समझे, क्योंकि उनको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आ रही थी, वो काफी जटिल थी। लेकिन जिस तरह वो तीर्थ स्थान पे जा रहे थे तो उनको एक आवाज सुनाई दी कि अपने अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतार लो। ये आवाज सुनते ही उनके दिमाग में एकदम एक घंटी बजी कि ये वही शब्द है जो बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे थे। और फिर वहां पे वो एक आश्रम में गए जहां पे अर्थशास्त्र के बारे में बताया जा रहा था, और वहां पे उन्होंने उनसे बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से, मतलब एक तो होता है ना करेज, कि किसी भी चीज को सीखने की जो उत्साह होता है, उस उत्साह पूर्वक शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं भी अर्थशास्त्र सीखना चाहता हूँ, मैं भी इन अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ के जो ऋषि हैं, जो वहाँ पे गुरु हैं, उन्होंने उस आदमी को देख के काफी खुश हुए कि चलो कोई तो आदमी है जो अर्थशास्त्र को लेके इतना प्रफुल्लित, इतना उत्साहित है। लेकिन उन गुरु ने उसको अर्थशास्त्र सिखाने के लिए मना तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वही शर्त रखी जो सभी बच्चों के साथ शर्त रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अर्थशास्त्र का ज्ञान सीखना है तो हमारे पौराणिक तरीके, मतलब पुरानी तरीकों से ही सीखना पड़ेगा। आपको यहीं पे आके यहीं पे अपने अर्थशास्त्र का गहन करना पड़ेगा, यहीं पे आपको अर्थशास्त्र सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधा कृष्ण पिल्लाई की, जिन्होंने अपनी लाइफ की जो अपने बिजनेस था उसको किस तरह से अपने अर्थशास्त्र चाणक्य की बुक्स को अलग अलग भागों में पार्ट में डिवाइड करके उनके सभी सूत्रों को अपने बिजनेस में अप्लाई किया और अपने बिजनेस को कैसे रॉकेट की तरह छू मंत्र लेके गए। और फिर उनके बाद उन्होंने अलग से अलग बिजनेस भी ट्राई किया, उन सभी बिजनेस में उन्होंने अर्थशास्त्र चाणक्य की सूत्रों का उपयोग किया और उनको अगले लेवल पे लेके गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉर्पोरेट चाणक्य बुक की, जिसके राइटर राधा कृष्ण पिल्लाई की स्टोरी से मैंने कुछ हिस्सा आपको डिस्कस किया है, लेकिन मैं उनकी पूरी जीवनी के बारे में नहीं जानना चाहता। अगर उनकी पूरी जीवनी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर, मैं उनकी पूरी जीवनी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर कॉर्पोरेट चाणक्य बुक समरी तो नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक्स को लिखने के लिए उसमें 15 से 20 साल का टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, और राइटर उस चीज को सीखने में और फिर उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करने के बाद उन सबको 30 से 35 साल का समय लगता है सीखने में। और उन 30-35 साल के एक्सपीरियंस को वो हमारे लिए 200-300 पेजेस के अंदर एक बुक के अंदर रख देते हैं, और उस बुक को 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना तो एक तरफ से बुक लवर्स के लिए अन्याय है, उस बुक के लिए अन्याय है। तो मैं आपके लिए बुक समरी नहीं, बुक सीरीज लेकर आना चाहता हूँ, जो कि ये कॉर्पोरेट चाणक्य बुक्स की सीरीज का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करो, कमेंट में लिखे जरूर कि इसके अगला पार्ट कब अपलोड होगा। जी हाँ, मैं आपके लिए कॉर्पोरेट चाणक्य बुक से कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके, उसको कॉर्पोरेट लेवल पे ले जा सके, उसके लिए कॉर्पोरेट चाणक्य बुक से 4 की लेसन्स आपके लिए शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि हम भी अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल पे ले जा सके या फिर अपने बिजनेस को अगले लेवल पे ले जा सके। उसके लिए हमें काफी मदद मिल सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और एक लाइक करके हौसला बढ़ाते रहें। अपने बिजनेस को आगे एक्सटेंड करने के लिए 4 की लेसन्स में से जो पहला की लेसन्स आता है उस बुक के अकॉर्डिंग, जी हाँ, उसका नाम है पहला इंटेलेक्चुअल पावर, बौद्धिक शक्ति। मतलब कि जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आज के जमाने में और आने वाले फ्यूचर में सबसे बड़ा बिजनेस वही होने वाला है। उसका बिजनेस आगे नेक्स्ट लेवल पे तब्दील होने वाला, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है वही आगे जाकर अपने बिजनेस को अगले लेवल पे ले जा सकता है। आप किसी फील्ड में हो, आप अपनी फील्ड में जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड के रिगार्डिंग उस नॉलेज को इकट्ठा करो और उस नॉलेज को अपनी फील्ड में अप्लाई करो। आपको एग्जाम्पल के रूप में लेके चलता हूं, तो मैं
आपसे पूछना चाहता हूँ कि गूगल का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? कि गूगल के पास कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा मेन बिजनेस है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, कि लोग वह कहीं से भी आए और कुछ भी सर्च करे उसका सबसे पहला जवाब गूगल देता है। जी हाँ, वो कहाँ से देता है? इंफॉर्मेशन के बेस पे, नॉलेज के बेस पे। वो सारी चीजें, नॉलेज को इकट्ठा करके एक जगह डालता है और जिससे कि लोग वहां पे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। तो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल गूगल का यही है, इंफॉर्मेशन। हमें भी अपने बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपने बिजनेस की फील्ड में, अपने हम जिस भी करियर में, जिस भी फील्ड में, जिस भी लाइन में, उसके रिगार्डिंग अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेज को इकट्ठा करना, उसको गैदर करना और फिर उसको नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई करना। जी हाँ, और नेक्स्ट की लेसन आता है मैन पावर। जी हाँ, जिस बिजनेस में मैन पावर अच्छी होगी, ईमानदार होगी, मेहनती होगी, उस बिजनेस को अगले लेवल पे मूव करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कॉर्पोरेट लेवल तक जरूर पहुंच सकता है। इस बुक के अकॉर्डिंग मैन पावर दो तरीके से बताई गई है। जी हाँ, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल मैं एग्जांपल के रूप में आपको लेके चलता हूँ गूगल का ही, जैसा मैंने पहले की लेसन में एग्जांपल बताया, उसी तरह इस की लेसन में हम एग्जांपल लेके चलते हैं गूगल का ही। जी हाँ, गूगल का मेन बिजनेस है इंफॉर्मेशन का, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज देना चाहता है। तो इसके लिए उसके अंदर जो मैन पावर काम करती है, सबसे पहले मैन पावर वो काम करती है अलग अलग जगह से, अलग अलग फील्ड से सभी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इकट्ठा करके उसको जल्दी से जल्दी उसको एक जगह पे रखना होता है, जिससे कि लोगों को वो इंफॉर्मेशन मिल सके। और एक्सटर्नल मैन पावर जो कि उस बिजनेस के कस्टमर को क्या चाहिए, क्या नीड्स है, उसकी चीज को ध्यान रखे। इंटरनल तो क्या है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, इकट्ठा करती है और एक सर्च इंजन में डाल देती है गूगल के अकॉर्डिंग। और जो दूसरा एक्सटर्नल मैन पावर है, जो कि बिजनेस को देखता है कि आगे आमने सामने वाले कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं ताकि उस बिजनेस को और आगे नेक्स्ट लेवल पे स्केल कर सके। जी हाँ, हमें भी सेकंड की लेसन से यही सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने मैन पावर को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों अलग अलग रखने चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो मैं सबसे पहले एक तो इंटरनल मैन पावर रखूंगा, जिससे कि वो जिस भी कंपनी है, क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट है, उन सब चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, उनको ध्यान रखेंगे और टाइम टू टाइम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। और एक्सटर्नल मैन पावर जो कि क्लाइंट को क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या क्या डिले हो रही है, उसकी क्या क्या नीड्स है, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा संभाल के रखेगा और उसको मैन पावर तक, जो इंटरनल मैन पावर वहां तक लेके जाएगा, जिससे कि मैं अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं। और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, इसकी लेसन से थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप अपने बिजनेस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और तीसरा जो की लेसन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल पावर। जी हाँ, ये किसी भी बिजनेस की एक तरफ से मान लो आत्मा है। किसी भी बिजनेस की अगर उसके अंदर से उसकी जो कैश फ्लो है उसको निकाल दिया जाए तो बिजनेस ज्यादा 1-2 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी मेन नींव है उसका फाइनेंस। उसका अगर किसी बिजनेस का फाइनेंस अच्छा होगा, उसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, उसके बैलेंस शीट के पैरामीटर्स अच्छे होंगे, तो वो अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करेगा। और तो और वो अपने रिसर्च में, डेवलपमेंट में, अपनी टीम में और तो और अपने आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अपने फाइनेंस को यूज कर सकता है और अपने बिजनेस को आगे नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में वो सोच सकता है अगर उसके पास फाइनेंस अच्छा होगा, उसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, कैश फ्लो अच्छा होगा तो। और अगर उसकी बैलेंस शीट और कैश फ्लो बेकार हुआ तो वो बिजनेस खत्म मान लो एक तरफ से। ये तो हम किस तरह से अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल पे ले जा सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद सोचो कि हम किसी भी तरह से अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके आ गए, नंबर 1 लेवल पे लेके आ गए, लेकिन आप खुद सोचो कि क्या किसी बिजनेस का नंबर 1 पे बने रहना, टिके रहना आसान है? क्या वो नंबर 1 आने वाला समय के लिए भी नंबर 1 रहेगा? जी नहीं। तो हम कैसे अपने बिजनेस को नंबर 1 तक पहुंचा सके और उस नंबर 1 पे बने रहे, इसके लिए अगले पार्ट में हम जरूर डिस्कस करेंगे इस बुक के अकॉर्डिंग, जिस बुक का नाम है कॉर्पोरेट चाणक्य, जो कि बहुत ही अच्छी बुक्स है, उससे काफी लर्निंग सीखने को मिल सकती है हमें। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि अगला पार्ट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो का चौथा की लेसन कि हम अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सके, अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे ले जा सकते, उसके लिए जो चौथा की लेसन है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है एंथुसियाज्म। जी हाँ, पावर ऑफ एंथुसियाज्म, कि किसी भी बिजनेस का जो लीडर होता है उसके अंदर एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसका उत्साह होना चाहिए कि वो अपनी टीम को आगे के लिए पुश कर सके। बस सिंपल सी बात है, अगर आप खुद सोचो कि अगर आपका बॉस आपको नु कहे कि विक्की ये काम कल तक कर देना भाई, क्लाइंट को देना है, अगर हमने क्लाइंट को नहीं दिया तो ये काम हमारा छिन जाएगा,
तो क्या विक्की आपके हिसाब से उस काम को अगले दिन तक करके दे सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जगह उसको बोलना चाहिए कि विक्की प्लीज क्लाइंट को हमें ये काम कल कैसे भी हालत में हमें देना, नहीं तो क्लाइंट हमारे लिए काम छोड़ देगा और हमारी पेमेंट भी स्टक हो जाएगी और हमें आगे आने वाले फ्यूचर में काम नहीं देगा। तो इसके लिए हमें अपने बिजनेस रिलेशंस को आगे बढ़ाना है, क्लाइंट से आगे और भी काम लेने हैं। तो इसके लिए प्लीज विक्की इस काम को अगले दिन तक प्लीज कंप्लीट कर दो कैसे भी। तो आपके हिसाब से विक्की उस काम को कितनी जल्दी कर सकता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसी भी बिजनेस में, कोई भी कॉर्पोरेट बिजनेस ले लो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर बिजनेस में, हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसका जो मेन लीडर होता है वो एक एंथुसियाज्म से भरा होता है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, तो मैं यहाँ भी आपको गूगल के एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि जो गूगल का CEO है, जो इंडिया का है, जो सुंदर पिचाई, वो भी एक एंथुसियाज्म से भरे हुए इंसान है, जो कि अपनी टीम को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, उनको आगे के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी तरह हमें भी अपने बिजनेस के लिए, हमें अपने आप को, अगर मैं अपने किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का CEO हूँ, जो एक लेवल पे हूँ, जिसकी कंपनी में चलती है, बिजनेस में चलती है, तो आपको भी एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। हमारे मिशंस होने चाहिए जिससे कि हमारी जो नीचे की टीम है वो हमें देख के और मोटिवेट हो और वो अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन अगर आप ही ढीले रहे या मैं ही ढीला रहूं अपने बिजनेस के अंदर, तो नीचे की जो टीम है वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, बिल्कुल नकारा हो जाएगा। और फिर लोग कहते हैं कि नीचे की टीम काम नहीं कर रही है, वो इसी कारण नहीं कर पाते कि हमारे अंदर भी उत्साह की कमी रहती है। तो प्लीज आप भी अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उत्साह से भरे रहे और अपने टीम मेंबर्स को आने वाले समय के लिए उसको पुश करते रहे और उसको आगे के लिए मोटिवेट करते रहे, चाहे वो मोटिवेशन कैसा भी हो, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट का हो, चाहे बोनस का हो, या फिर थोड़ी सी इंसेंटिव का हो, जिससे कि उसके अंदर का मोटिवेशन भी बना रहे। और अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस को नंबर 1 लेवल पे तो आ गए, लेकिन नंबर 1 का हमेशा के लिए नंबर 1 बना रहना क्या पॉसिबल है? जी हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगले वीडियो के अंदर हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें। अब मैं इस वीडियो को समझ करूं तो इस वीडियो के अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी। जी हाँ, पहले हमने पढ़ी इंटेलेक्चुअल पावर, जी जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो आने वाले समय में अपने बिजनेस को उसी लेवल पे स्केल कर पाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा मैन पावर, कि मैन पावर में हमारे 2 तरह से होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल आप भी अपने बिजनेस में देख सकते हो और उसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के लिए ब्रेनस्टॉर्म जरूर करें। और तीसरी हमने पढ़ी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, सबसे बिजनेस की आत्मा, रीढ़ की हड्डी, जी हाँ, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति, कि उसके पास फाइनेंस की पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो कैश फ्लो है जो कि काफी अच्छी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव होने का मतलब तो खत्म ही है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पावर ऑफ एंथुसियाज्म, कि उसके लीडर के अंदर, उसका जो CEO, उस बिजनेस का जो लीडर हो, जो उस बिजनेस के ऊपर जो टॉप हेड पे हो, उसके अंदर एक एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसके अंदर उत्साह होना चाहिए, वो एनर्जी लेवल होनी चाहिए जिससे कि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।